दोस्तों, गरीबी यानी कि पॉवर्टी के नए एस्टीमेट्स आ गए हैं। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो ये आंकड़े जारी करता है, उसने जब ये आंकड़े जारी किए तो एक उत्साहजनक बात निकलकर सामने आई है कि भारत में गरीबी की दर गिर गई है। और ये गिरी नहीं है, सिग्निफिकेंटली गिर गई है और पहली बार सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। सिंगल डिजिट का मतलब होता है 10% से कम पर पहुंच गई है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, ये गरीबी की दर भारत में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर निकाली जाती है, यानी कि उपभोक्ता व्यय के आधार पर निकाली जाती है। और एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, वो कहीं ना कहीं इसको जारी करता है। 22-23 के लिए भी आंकड़े आ गए हैं और 23-24 के लिए भी आंकड़े आ गए हैं। और ये बताता है कि भारत में गरीबी और इनइक्वलिटी यानी कि असमानता की दर भी गिर रही है। और अब जरा देखते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार से कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको कैसे भारत के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए भाई, ये तो आप सब लोग जानते ही है कि भारत में गरीबी का जब आकलन होता है तो उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के आधार पर हम गरीबी का आकलन करते हैं और इस आधार पर एक पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा की कल्पना की जाती है। होता क्या है कि हमने माना है कि कुछ जरूरत की चीजें, कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर वो व्यक्ति ये खर्च करने में, मतलब अपना खर्च इस प्रकार करे कि वो अत्यावश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सके, तो फिर वो गरीब नहीं है। और जो ये नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। तो जो नहीं कर पा रहा है उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन में रख देते हैं और जो कर पा रहा है उसको हम अबोव पॉवर्टी लाइन में रख देते हैं। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेथड, निरपेक्ष गरीबी। मतलब हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, हम आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बना लेते हैं। वस्तुएं ही नहीं, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स भी उसके अंदर आता है। और उन लिविंग स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए जो खर्चा करना है, अगर वो खर्चा करने के लायक अगर कोई है, अगर वो आराम से वो खर्चा कर पा रहा है, तब तो वो गरीब नहीं है। और अगर वो खर्चा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है और उसको कहाँ रखा जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन पे रखा जाता है। तो हमारे देश में सबसे पहले तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसका, उस मेथड का यूज होता है। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें कंपेयर किया जाता है। यहाँ कंपैरिजन का कोई अर्थ नहीं है भारत के संदर्भ में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के मेजरमेंट को हम देखते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से हम गरीबी का मेजरमेंट करते हैं। सी रंगराजन कमेटी जो थी, ठीक है, उसने ये एक एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोक्ता व्यय का आकलन किया। और क्या आकलन किया? 2011-12 में अगर कोई व्यक्ति 972 रुपए मासिक रूप से, है ना, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए मासिक रूप से खर्च करने के लायक है, तो माना गया कि वो उस वस्तुओं के बास्केट को खरीद सकता है, जिसके बाद उसे अबोव पॉवर्टी लाइन रखा जाएगा। तो मासिक एक्सपेंडिचर व्यय यानी कि मंथली एक्सपेंडिचर व्यय, मासिक उपभोक्ता व्यय कितना निर्धारित किया गया? 972 रुपए 2011-12 में। और वो किसके लिए? ग्रामीण इलाकों के लिए, रूरल एरिया के अंदर। और यही बढ़कर कितना हो गया? 1837 रुपए 2022-23 में, क्योंकि महंगाई हो गई है। और 1940 रुपए ये हो गया 2023-24 में। समझ रहे बात को? बात यह है कि 2023-24 में अगर किसी व्यक्ति के लिए मापना है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है या नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो मासिक रूप से 1940 रुपए खर्च करने के लायक है या नहीं है। 22-23 में कितना लायक माना जा रहा था? 1837 रुपए खर्च करने के लायक। और 2011-12 में कितना रखा गया था? 972 रुपए। ये किसके लिए था? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरिया के लिए। और अर्बन एरिया के लिए ये 2011-12 में कितना था? 1407 रुपए। फिर 2022-23 के लिए कितना था? 2603 रुपए। 2023-24 के लिए कितना था? 2736 रुपए। तो अगर अगर आप ये ध्यान से समझना कि अगर कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति का एक्सपेंडिचर है, तो अगर हम एक कल्पना करें कि एक परिवार है जिसमें 5 व्यक्ति है, अगर हम एक कल्पना करें कि एक परिवार है जिसमें 5 व्यक्ति है और वो शहरी क्षेत्र में रह रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर 2023-24 में उसका एक्सपेंडिचर जो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोक्ता व्यय यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में
किया जाने वाला व्यय कितना होना चाहिए, 13,680 रुपए। हमने क्या किया, 2,736 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो लगभग इतना आ रहा है। इस आधार पर एनएसओ ने गरीबी के आंकड़े जारी किए हैं। और गरीबी के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इसको समझते हैं। इसको समझते हैं और समझने पर हमने ये देखा कि 2011-12 में जो हमारे देश में गरीबी 29.5% थी, वो 2022-23 में 9.5% रह गई है। और अगर 2023-24 के डेटा ले ले तो वो 4.9% रह गई है। समझ रहे, मतलब जो 29.5% थी, आज से लगभग 12-13 साल पहले 2011-12 के कीमतों पर, है ना, जब एक्सपेंडिचर व्यय, जब हमारा उपभोक्ता व्यय 972 रुपए हमने माना था, तब वो कितने परसेंट थी, 29.5%। और जब हमने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया, तब ये 2022-23 के अगर हम डेटा ले तो 9.5% रह गई है, और 2023-24 के डेटा ले तो 4.9% रह गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन की है 2011-12 से लेकर 2023-24 के मध्य। इसमें हर साल अगर आप देखें तो हर साल 2.05 परसेंटेज पॉइंट गरीबी नीचे आई है। मतलब प्रतिवर्ष हमने लगभग 2% से लेकर 2.25% की पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि 2004-5 में और 2011-12 में भी हमने किया था, और उस समय ये था 2.2, लेकिन यहां भी हमने 2.05% की रेट से गरीबी को कम किया है पर एनम। बहुत अच्छे से समझिएगा, इंडियन इकोनॉमी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और काफी वेग टॉपिक रहता है, लोग समझ नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक ने भी जो डेटा रिलीज किया है, उसने क्या किया है, क्या कहा है, भारत ने अपनी गरीबी को पिछले 1 दशक में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है, अत्यधिक गरीबी होती है, वो किसके लिए कहा गया है, $2.15 पर डे परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर कोई प्रतिदिन $2.15 भी खर्च करने के लायक नहीं है, खर्च से संबंधित रखा गया, देखो है ना, पहले कैलोरी का हमने मेजरमेंट करते थे, कितनी कैलोरी ले सकते हैं, या हम खर्च को ले आए, क्योंकि केवल कैलोरी लेना ही जो है जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है दूसरी आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त करना। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर $2.15 भी कोई खर्च नहीं कर सकता है अपनी जीवन की आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए डेली बेसिस पर, तो फिर वो एक्सट्रीमली पुअर है। और इंडिया में ये डिक्लाइन हुआ है। ये जो इंडिया में 2011-12 में ऐसे 16.2% थी पॉवर्टी, वो गिर गई है, और वो कितनी रह गई है, 2.3%। एक्सट्रीमली पुअर लोगों की संख्या भारत में 8 गुना भी से भी तेजी से कम हुई है। फिर समझा रहा हूं इस पॉइंट को, ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड बैंक क्या मानता है कि अगर कोई व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन खर्च नहीं कर सकता, इतना भी खर्च नहीं कर सकता है अपने जीवन की आवश्यक सुविधाओं को जुटाने के लिए, यहां डॉलर क्यों लाए हैं, ताकि दुनिया भर में परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि एक ही जैसा अनुमान आ जाए, तो वो एक्सट्रीमली पुअर है। 2011-12 में ये 16.2% लोग थे ऐसे भारत में। मतलब हर 100 में से आपको लगभग 16% लोग ऐसे मिलते थे जो इतना भी खर्च नहीं कर सकते थे। और आज ये कितना गिर गया है, 22-23 में ये डेटा कितना आ गया है, 2.3%, जो बहुत तेजी से गिरा है। और लगभग 170 मिलियन लोगों को हमने ऊपर किया है, गरीबी रेखा से जो नीचे थे उसको हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार का। आगे देखिए, गरीबी को हम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जितना आप खर्च कर सकते हैं उससे डिफाइन किया जा सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक पावर्टी लाइन का बनाते हैं। ये पावर्टी लाइन बेसिकली जैसा मैंने आपको समझाया था, इसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से बनती है। और हमारे देश में 6 ऐसी कमिटीज बनी है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। 6 ऐसी समितियां बनी है जिसने गरीबी का आकलन किया है। सबसे पहले 1962 में एक दांडेडकर, है ना, वो जिसको कह सकते हैं वर्किंग ग्रुप बना पहले 1962 में। फिर दांडेडकर और रथ कमेटी 1971 में बनी। फिर अलग कमेटी 1979 में बनी। लकड़वाला कमेटी 1993 में बनी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी। और रंगराजन कमेटी 2014 में बनी। तो याद रखिएगा
ये हमारे देश में गरीबी के स्तर में गिरावट आई है। अब इसके जरा कारणों पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। अगर किसी देश में गरीबी नीचे गिरती है, तो उसका एक कारण तो ये होता है कि भारत की जीडीपी बढ़े। समझ गए? भाई लोगों की आय ही बढ़ गई तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, एक कारण ये होता है कि महंगाई दर कम हो जाए, इन्फ्लेशन गिर जाए। और तीसरा कारण ये होता है कि सरकार कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड कर दे, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ा दे। ठीक है, मतलब अगर हम देखें कि किसी आदमी का खर्च करने की क्षमता बढ़ गई या असेंशियल चीजों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ गई, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि देश की जीडीपी ही बढ़ जाए और बढ़ती हुई जीडीपी के कारण उसकी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ने के कारण खर्च करने की क्षमता बढ़ जाए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि महंगाई गिर जाए, जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी वो 5 की आने लग गई, तो उसको प्राप्त करने लग गया, गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। और तीसरा, सरकार उसको फ्री में देने लग जाए या सब्सिडाइज करने लग जाए। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो ये सोशल सिक्योरिटी के मानक तो ऑलमोस्ट वही है, थोड़े बहुत बढ़े लेकिन ऑलमोस्ट वही है। इन्फ्लेशन जो है वो, हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन कुछ गिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2 से 4% का टारगेट है हमने वही रखा है। सिग्निफिकेंटली इसमें बढ़ोतरी हो रही है भारत में, जो देश के लिए बहुत अच्छा है, ताकि उत्पादन बढ़ा है, लोगों की क्षमताएं बढ़ी है, इनकम करने की क्षमताएं बढ़ी है। सोचिए, महंगाई कम होने से आप उस रेंज में आ जाए, ये उचित नहीं है। आपकी क्षमताएं बढ़नी चाहिए। आपको सरकार फ्री में चीज उपलब्ध करा दे, ये भी उचित नहीं है। क्षमता आपकी बढ़नी चाहिए। जो डेटा सामने आया है, हालांकि पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हर हाल में लोगों की इनकम ही बढ़ गई है, लेकिन इन तीनों फैक्टर में से सबसे जो प्रोमिनेंट फैक्टर लगता है, वो फैक्टर जनरली लोगों के दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि जीडीपी में राइज हुआ है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ जाए, इसका मतलब होता है उस देश की इनकम बढ़ जाए, इसका मतलब होता है उस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए। और अगर ये बड़ी हो तो लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे था वो ऊपर आ गया, या इन्फ्लेशन, महंगाई गिर जाए, 5 रुपए की चीज 2 में मिलने लग गई, खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ी, उसके बावजूद भी चीज मिल गई। या फिर ये कि समाज सरकार ने आपको 5 रुपए की चीज 2 में देनी शुरू कर दी, है वो 5 की, महंगाई भी बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने कहा लाओ फ्री में दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है। और अगर हम आजकल अगर डेटा का एनालिसिस करें तो लगता है कि भारत में ये बड़ा है सिग्निफिकेंटली, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इंडिया में जो गरीबी का डेटा है वो रिलीज हुआ है, और पहली बार भारत में गरीबी का जो दर आई है 10% से कम आई है, यानी कि सिंगल डिजिट में आई है।